नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत के साथ ही सबसे पहले जनता टीवी परिवार की ओर से आप सभी को महाशिवरात्रि की अनंत शुभेच्छा है। भगवान भोलेनाथ की कृपा संपूर्ण विश्व पर बनी रहनी चाहिए और सकारात्मकता आपके मन में बनी रहनी चाहिए। खबरों की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताएं, पूर्वांचल के भगवा गढ़ को और मजबूत करने के लिहाज से 3 दिन से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में डेरा जमाया हुआ है। सीएम योगी ने आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर गोरखनाथ मंदिर में विधि विधान के साथ रुद्राभिषेक करते हुए भगवान भोलेनाथ की आराधना की। सीएम योगी ने पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की है। सीएम ने शक्तिपीठ में करीबन 1 घंटे तक चले अनुष्ठान में 11 लीटर दूध, जल, दही और गन्ने के रस से महादेव भगवान शिव का अभिषेक किया है। इस दौरान सीएम योगी ने महादेव से विश्व कल्याण की कामना की। तो वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में होने वाला चुनाव अब छठे चरण की ओर आगे बढ़ रहा है। कल छठे चरण के लिए 10 जिलों की 57 सीटों पर मतदान किया जाएगा। इसके लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। इसी क्रम में आज सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने अपने गृह जनपद गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर और महाराजगंज में अलग अलग चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया है। अपने संबोधन में सीएम योगी ने पहले की सरकारों पर हमला बोला। सीएम योगी ने कहा, एक समय था जब सपा बसपा गरीबों का राशन हड़प जाया करते थे। आज की तारीख में सभी को राशन मिल रहा है। उन्होंने जनता से पूछा कि क्या सपा और बसपा के लोग राम मंदिर का निर्माण करवा पाते। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, हत्या। तो वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में इन दिनों चुनावी मौसम चल रहा है। तमाम दल वोटरों को लुभाने की कवायद में लगे हुए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गोरखपुर मुख्यालय से तकरीबन 14 से 15 किलोमीटर दूर वनटांगिया क्षेत्र है, जो कि जंगल के बीचों बीच बसा हुआ है। और यहाँ के लोगों को आजादी के बाद पहली बार विधानसभा में मतदाता बनने का सौभाग्य मिला है। वहीं इन सबके बीच बसे इस गांव से देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पहली बार बने मतदाता, विधानसभा में पहली बार करेंगे मताधिकार का इस्तेमाल। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों पुरजोर वार पलटवार का दौर जारी है। देश के सबसे बड़े सूबे में सत्ता हासिल करने के लिए सभी दल जुटे हुए हैं। सत्ता की लड़ाई में इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहली बार विधायकी लड़ रहे हैं। सीएम योगी गोरखपुर सदर से अपनी चुनावी किस्मत आजमा रहे हैं। हालांकि इससे पहले योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से कई बार सांसद रह चुके हैं, लेकिन गोरखपुर मुख्यालय से तकरीबन 14 से 15 किलोमीटर दूर एक वनटांगिया क्षेत्र है, जो कि जंगल के बीचों बीच बसा हुआ है। यहाँ के लोगों को आजादी के बाद पहली बार विधानसभा में मतदाता बनाया गया है। अब की पहली बार उत्थी भइल बा, हमन के वोट डारे के उत्थी मिलल बा। हाँ, हमन बड़ा दुख उठावना, माई दादा हमनो उठावत आईली। मन बाबा के राजे में स्कूल हो गइल बा, लइके पढ़े जात हमें, 2-2 ठो स्कूल हो गइल बा, रोड बन गइल बा। अब लइके हमन का पढ़त हो, हमन का लइके सियान हो, जब बियाह शादी नहीं होत रहा, लइके पढ़े नहीं जा पावे। हर गांव में जैसे हर चीज का नागरिकता अधिकार प्राप्त होता है, उसी तरह से इतने दिन के बाद हम लोगों को भी विधानसभा चुनाव मतदान करने का मौका मिला है। बहुत अच्छा लग रहा है और हम लोग बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। आजादी के बाद से पहली बार इन्हें विधानसभा चुनाव में मताधिकार के इस्तेमाल का मौका मिला है। ऐसे में ये वनटांगिया के लोग अब अपने आप को इंसान समझने लगे हैं और अब सभी मूलभूत सुविधाओं से लैस होकर अपने मत का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और अभी जहां ये अपने गांव की सरकार बनाते थे, लेकिन अब वो प्रदेश की सरकार बनाएंगे। गोरखपुर क्षेत्र में वनटांगिया का एक अलग ही महत्व है। कुछ साल पहले जहां इनके पास कोई भी अधिकार नहीं था, ये हर मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहा करते थे, लेकिन आज इनके पास सारी सुविधाएं मौजूद हैं। लगभग 5 राजस्व ग्राम को मिलाकर तकरीबन 4000 के आसपास ये मतदाता इस बार चुने गए हैं, जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और अपने विधायक को चुनेंगे। गोरखपुर मुख्यालय से तकरीबन 14 से 15 किलोमीटर दूर स्थित वनटांगिया क्षेत्र में यहाँ के लोगों के चेहरे पर मुस्कान इस बात की तस्दीक करती है कि अब ये अपने प्रदेश की सरकार चुनने जा रहे हैं और आने वाले चुनाव में अपनी अहम भूमिका भी निभाएंगे।
ये वन क्षेत्र जो कि पूरे जंगल के बीचों बीच बसा है, यहाँ पहुंचकर हमारे जनता टीवी संवाददाता सुभाष गुप्ता ने इनसे जानने की कोशिश की कि आखिर अब ये कितने खुश हैं और अब ये अपने अधिकार का प्रयोग आने वाले चुनाव में कैसे करने जा रहे हैं। अब यहाँ भी वोट देने का अधिकार लोगों को मिल गया है और कुछ लोग यहाँ पे हैं जो यहाँ पे आग ताप रहे हैं। जाड़े का मौसम है, आइए इनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि इस बार चुनाव है और पहली बार वो वोट देने जा रहे हैं। आप बताइए, पहली बार वोट देने जा रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है? हमको तो महसूस जो 70 साल पूर्व नहीं हुआ था, आज मुझे उम्मीद है कि इतना अच्छा लग रहा है कि इस तरीके से कभी मुझे उम्मीद नहीं था कि पहली बार हम लोग विधानसभा का मतदान करने जा रहे हैं। क्या लग रहा है कि 70 साल बीत गया, आप लोग तो कभी वोट दिए ही नहीं, कैसा लग रहा है कि इस बार वोट देंगे? कितना उत्साह है? बहुत उत्साह रहेगा सर इस बार कि हम लोग को आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा मौका दिया जा रहा है कि हम लोग को वोट डालने का मौका दिया गया है विधानसभा में। काफी खुशी है। इसके पहले कभी 75 साल हो गया आज़ादी हुए हम लोगों को, ऐसे कभी भी ऐसा मौका नहीं मिला गया था। पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे योगी आदित्यनाथ जी का सारा प्रयास ये होना संभव है और काफी अच्छा लगेगा इस बार हम लोग को मतदान करते हुए। वनटांगिया एक ऐसा गांव है जो जंगल के बीचों बीच बसा है और यहाँ रहने वाले लोग जो आजादी से अब तक इस अधिकार से वंचित थे, अब उन्हें प्रशासन के सहयोग के बाद मतदाता बना दिया गया है और अब ये अपने मत का प्रयोग सरकार बनाने में करने वाले हैं। बीते 70 सालों से यह गांव वोट देने से वंचित रहा है। निश्चित तौर पर इनके लिए यह बहुत ही खुशी का मौका है कि यह 70 साल बाद, यानी कि अंग्रेजी हुकूमत खत्म होने के बाद पहली बार यह 3 मार्च को गोरखपुर में वोट देने का इनको अधिकार मिलेगा और ये उस दिन वोट देंगे। सुभाष गुप्ता, जनता टीवी, गोरखपुर। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर लखनऊ के मंदिरों में सुबह से ही आस्था का सैलाब उमड़ा रहा। लोग तड़के ही दर्शन पूजन के लिए मंदिरों के बाहर लाइन में लगे रहे। शिवालयों में हर हर बम बम की गूंज सुनाई दी। इस दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर बेहसा लखनऊ स्थित सिहारी शिव मंदिर में भगवान शिव के दर्शन किए, पूजा अर्चना करी। प्रियंका दर्शन के लिए लाइन में लगी और फिर पूजा अर्चना की। इसके बाद वो जनसभाओं के लिए सिद्धार्थनगर भी रवाना हुई हैं और इस दौरान उन्होंने लोगों से मुलाकात भी करी। छठे चरण का चुनाव प्रचार आज शाम को थम जाएगा। आपको बता दें कि बलिया के 7 विधानसभा सीटों पर सियासी दल अपने तरकश का तीर चला चुके हैं। इसी कड़ी में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव फेफाना और बलिया नगर विधानसभा क्षेत्र की सीमा पर स्थित कटरिया गांव के मैदान में पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करते नजर आए। सपा प्रमुख का हेलीकॉप्टर पहुंचते ही कार्यकर्ताओं में जोश भी नजर आया। बलिया नगर सीट के प्रत्याशी पूर्व मंत्री नारद राय और फेफाना सीट के प्रत्याशी संग्राम सिंह यादव, पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी सहित अन्य पार्टी नेताओं ने उनका स्वागत किया। अपने संबोधन में अखिलेश ने सभी को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात का आगाज किया। कहा, बलिया ने हमेशा देश को नई दिशा देने का काम किया है। जनता को चलने वाली पार्टी इस बार बलिया में खाता तक नहीं खुलेगा। इस बार के चुनाव में भी बलिया इतिहास कायम करने जा रहा है। वहीं इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा, अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो अगले 5 सालों तक मुफ्त राशन देंगे। इसके लिए हमने अभी से तैयारी कर ली है। आज सबसे बड़ा त्योहार मनाया जा रहा है। मैं सबसे पहले आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। कल्याण के बारे में ही सोचेंगे और भगवान शिव हम सबका कल्याण करें। आज के शुभ दिन से अच्छा और क्या शुभ दिन हो सकता है, जहां भृगु बाबा की धरती पे हमें आपसे मिलने का मौका मिल रहा है और त्योहार भी महाशिवरात्रि है। ये जोश और उत्साह बता रहा है कि इस बार बलिया से किसी का खाता खुलने वाला नहीं है।
और बलिया वाले जानते हैं कि न जाने कितनी बार बीजेपी के लोगों ने धोखा दिया। धोखे के साथ साथ जनता को छला है, समय समय पर धोखा दिया है। बीजेपी ने इतना छला है कि ये चुनाव छलिया बनाम बलिया दिखाई दे रहा है। अब तो बीजेपी वाले और उनके सहयोगी भी जान गए कि बीजेपी के लोग झूठ बोलते हैं और इनके नेताओं के भाषण सुनिए। इनके जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं, जो बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ इन्होंने झूठ बोला कि नहीं बोला? छोटा मोटा चुनाव नहीं है, ये चुनाव खुशहाली के लिए है। ये चुनाव भारत के संविधान को बचाने के लिए चुनाव है। ये चुनाव भारत का लोकतंत्र बचाने के लिए है। इसलिए बलिया वालों ने हमेशा क्रांतिकारी रास्ता अपनाया है। इस बार भी लोकतंत्र बचाने के लिए साइकिल की मदद कर देना। और मुझे खुशी है कि समाजवादियों के साथ अम्बेडकरवादी मिलकर के इस देश का संविधान और इस देश का लोकतंत्र बचाने में लगे हैं। बहुत तो वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बलिया के जूनियर हाई स्कूल तलीबपुर के मैदान में भाजपा प्रत्याशी आनंद स्वरूप शुक्ला के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए समाजवादी पार्टी 10 मार्च के बाद समाप्तवादी पार्टी बन जाएगी ऐसा कहा, क्योंकि पहले भी सपा सरकार को प्रदेश की जनता देख चुकी है। हम लोगों ने पिछले 5 सालों में प्रदेश की जनता की पूरी ईमानदारी के साथ सेवा करी। उन्होंने कहा कि 3 मार्च को 11 बजे ही सपा के लिए 12 बज जाना है। वहीं उन्होंने कहा कि अखिलेश अपना करहल नहीं बचा पाएंगे। प्रदेश में तो सपा की लुटिया डूब ही चुकी है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात उत्तराखंड की करेंगे। केदारनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि महाशिवरात्रि के पर्व पर शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ में रावल भीमा शंकर की मौजूदगी में पंचांग गणना से की गई। महाशिवरात्रि के पर्व पर ओंकारेश्वर मंदिर में सुबह 7 बजे से विशेष पूजा अर्चना शुरू हो गई। आपको बता दें कि केदारनाथ मंदिर के कपाट 6 मई को सुबह 6:25 पर खोल दिए जाएंगे। बद्रीनाथ धाम के कपाट रविवार 8 मई को सुबह 6:15 पर खुलेंगे। और आपको ये भी बता दें कि बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि घोषित होते ही उत्तराखंड 4 धाम यात्रा 2022 की तैयारियां का आगाज हो गया है। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने और बंद होने की एक विशेष प्रक्रिया है। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि बसंत पंचमी पर टिहरी जनपद के नरेंद्र नगर स्थित राज दरबार में तय होती है। वहीं बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि विजयदशमी पर्व पर पूजा अर्चना और पंचांग गणना के बाद तय की जाती है। 6 मई को प्रातः 6:25 पर बाबा केदार के कपाट भक्तजनों के लिए खोल दिए जाएंगे। आज महाशिवरात्रि के मौके पर शारदीय गद्दी स्थल ऊखीमठ में ओंकारेश्वर मंदिर में पंडा पुरोहितों हक हकूकधारियों विद्वानों ने पंचांग देखकर गणना की और उसके बाद तिथि तय की गई है कि 6 मई को बाबा केदार के कपाट खोल दिए जाएंगे और इसके साथ ही विधिवत 4 धाम यात्रा का भी आगाज हो जाएगा। 3 मई को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोले जाएंगे। 6 मई को बाबा केदार के और 8 मई को बद्री विशाल के कपाट भक्त जनों के लिए खोल दिए जाएंगे। इसके साथ ही 4 धाम यात्रा का विधिवत संचालन होगा और भक्त अपने आराध्य देवों के दर्शन मंदिरों के साथ ही धामों में जाकर कर सकेंगे। कैमरामैन अनूप भट्ट के साथ अजीत काम्बोज, जनता टीवी, देहरादून। तो वहीं आपको बता दें कि महाशिवरात्रि के मौके पर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों का जमावड़ा नजर आया। रात 12 बजे के बाद से ही शिवालय में भक्त जलाभिषेक के लिए उमड़ने लगे। कोरोना के चलते बंद पड़े मंदिरों में लगभग 2 साल बाद रौनक लौटी है। मंदिर में परिवार के साथ पूजा करने पहुंचे मंत्री गणेश जोशी ने सभी को महाशिवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं दी हैं और मंदिर के मुख्य महंत का कहना है कि देश प्रदेश के भीतर सुख शांति बनी रहे, इसकी कामना महादेव से है। भोले बाबा ही ऐसे भगवान है जो सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं
मैंने प्रार्थना की है अपने देश की समृद्धि के लिए, प्रदेश की समृद्धि के लिए, कि हम लोग पिछले 2 साल से जिस दंश को हम झेल रहे हैं, जिस कोरोना में हमने अपने परिवार के लोगों को खोया, इष्ट मित्रों को खोया, कि हे प्रभु आने वाले समय में हमें इन सब और दुख संकट से बचाए, प्रदेश में कोई आपदा न आए, हम सब लोग सुरक्षित रहें, मिलजुल कर रहें, ऐसी मैंने प्रभु से कामना की। ये दोनों के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसके लिए आप लोग भगवान से आज प्रार्थना करें कि भगवान, युद्ध में विनाश होता है, कभी किसी का निवास नहीं होता, सबका निवास जो तो बिछड़ जाते हैं सब लोग। आज मैं अपने दिल से कह रहा हूं आप सब लोगों से, विश्व शांति के लिए भगवान टपकेश्वर महाराज से आज आप लोग भक्तों से प्रार्थना है कि शिव जी से आप प्रार्थना करें कि जो युद्ध चल रहा है, भगवान शिव जी जो है तो इसे जो तो शांत करे और विश्व में शांति स्थापित हो। सबसे बड़ा संदेश आज, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। यूक्रेन में उत्तराखंड के कई छात्र फंसे हुए हैं। इन छात्रों की ओर से लगातार भारत सरकार से गुहार लगाई जा रही है। नैनीताल के मल्लीताल बाजार स्थित व्यापारी प्रेम सिंह बिष्ट की बेटी प्रेरणा बिष्ट यूक्रेन में एमबीबीएस तृतीय वर्ष की छात्रा हैं, जो कि आज सुरक्षित अपने घर नैनीताल पहुंची। प्रेरणा ने बताया कि युद्ध की मुश्किल घड़ी से वापस आना संभव नहीं लग रहा था। भारत सरकार की पहल पर आज अपने माता पिता के वो साथ हैं, लेकिन 2 छात्र अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। जब हम यूक्रेन में थे, मैं जब इवानो में थी तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूजिंग सिचुएशन थी और सब लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। बच्चों में बहुत ज़्यादा डर था, सब लोग यहाँ से वहाँ भाग रहे थे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि नेक्स्ट मोमेंट हमारे साथ क्या होने वाला है। और फिर पहले तो कुछ हमें आइडिया नहीं था कि अब क्या होगा, हमें लगा हम सब फंस गए यहाँ पे। फिर इवैक्यूएशन प्रोग्राम के बारे में जैसे सबने सुना तो सबने फटाफट फॉर्म्स भरे, और जैसे पता चला कि कहाँ पे बॉर्डर्स खुल रहे हैं तो सब बच्चे वहाँ पे गए बॉर्डर्स में वहाँ पे, और फिर उसके बाद वहाँ से हमें इंडियन गवर्नमेंट लेकर आई वापस। जो वहाँ पे यूक्रेनियंस हैं उन्होंने हमारी काफी हेल्प करी। हमारी टीचर्स ने हमें बंकर्स की लोकेशन भेजी कि कहाँ पर हम सेफ रह सकते हैं, कहाँ पे हमें सारा सामान मिल जाएगा। और यही नहीं, जो बाकी नॉर्मल लोग थे वहाँ के, वो भी हमें काफी चीजों में ऐड करते ग्रुप्स में कि यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कहाँ पर बॉम्ब्स गिर रहे हैं, क्या है क्या नहीं है। और इंडियन गवर्नमेंट ने पूरा हमारा जितनी भी अरेंजमेंट्स थी बॉर्डर से यहाँ तक घर तक, वो उन्होंने सारी देखी हैं। कोविड-19 के कारण माता पिता की मृत्यु हो जाने वाले बच्चों को आर्थिक सहायता नहीं मिल पाने की सूचना पर कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि ऐसे आश्रित जिन्हें आर्थिक सहायता नहीं मिली है उन्हें दिलाया जाए। सिविल जज नेहा कुशवाहा ने बताया कि ऐसे कोई माता पिता जिनकी कोविड-19 के कारण मृत्यु हो गई है और उन्हें कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली, वो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। दरअसल ऐसे बच्चों को उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण चिन्हित कर रहा है। सरकार द्वारा ऐसे बच्चों के लिए आर्थिक सहायता का ऐलान किया गया था, आदेश पारित किए गए थे कि जिन्होंने अपने माँ बाप को कोविड पेंडेमिक में खोया है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गौरव कुमार बंसल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स में कुछ इसी से संबंधित आदेश पारित किए गए हैं कि पूरे इंडिया में क्या ऐसे बच्चों तक वो धनराशि पहुंची है या नहीं। तो इसी के संबंध में हमारे द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि हम ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई करें जिनके माता पिता गुजर चुके हैं कोविड-19 के तहत, और उनको आर्थिक सहायता तुरंत दिलाई जाए। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।